हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया देखा था। उसका अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था क्या, आइडिया ऑफ नेशन था क्या, इंडिया में किन फैक्टर्स की वजह से पोस्ट 1857 वाले पीरियड में राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ। तो बेसिकली हमने फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म देखे थे। एंड हमने ये भी देखा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर क्लास कि काफ़ी सारी रीजनल एसोसिएशंस का जन्म हो रहा था इसी पीरियड में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। कहीं मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा, इस तरह की एसोसिएशंस का बर्थ हो रहा था। इंडियन एसोसिएशन बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये भी एक एसोसिएशन थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजनल एसोसिएशंस का जन्म हो रहा था। तो अल्टीमेट कल्मिनेशन क्या था इस सब प्रोसेस का? ये जो एसोसिएशंस रीजनल लेवल पे नेशनलिज्म के आइडिया को एस्पाउज कर रही थी, अल्टीमेटली इसका कल्मिनेशन था कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बने। यही प्रोसेस, मतलब यही जो चीज़ है अचीव होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो इस वीडियो में बेसिकली हम द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री, जिसे हम मॉडरेट एरा ऑफ कांग्रेस भी बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि मैंने बोला, तो रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस का बर्थ हो रहा था इन द पोस्ट 1857 पीरियड। एंड दूसरा, अगेन लास्ट क्लास में ही हमने स्टडी किया था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में 1883-84। क्या था ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी? कि हमने देखा था कि जो लिबरल वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया था जो कि इंडियन जजेस को यूरोपियंस को ट्राई करने की पावर्स देता था। लेकिन यूरोपियंस इस बात से बहुत ही नाखुश थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, किस तरह से अपनी रिजेंटमेंट जताई एंड किस तरह से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया, ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स वगैरह करके, प्रोटेस्ट पिटीशंस वगैरह करके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिख के, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिख के, क्वीन को लिख के, इस तरह से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की, पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में मोल्ड करने की कोशिश की। एंड इस ऑर्गेनाइज्ड प्रेशर का रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी, उनको प्रोविजन थोड़े बहुत चेंज करने पड़े। इसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेके अब हमारे लीडर्स ने भी सोचा भाई हम भी रिवोल्ट जैसा कदम उठाने की बजाय, जिसे ब्रिटिश ने बहुत ब्रूटली सप्रेस कर दिया था, हम भी तो इसी तरह की ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स में एंगेज कर सकते हैं। इसी तरह से पिटीशंस वगैरह लिख सकते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन मोल्ड कर सकते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों का कल्मिनेशन क्या था कि कहते हैं कि हम एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जो लाइक पैन इंडिया लेवल पे हमारे इश्यूज़ को हाईलाइट करेगी, सरकार के सामने प्रेजेंट करेगी एंड होपफुली हम उन इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएंगे। तो इसी चीज़ का कल्मिनेशन था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। रीजनल एसोसिएशंस वाला मैंने लास्ट क्लास में हमने एक चार्ट सा इंक्लूड किया था। आई होप आपने वो एसोसिएशंस वगैरह याद रख ली होंगी। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आप याद रखेंगे 1885 में। इसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, दिसंबर 1885 में। एंड इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। 72 डेलीगेट्स थे। एंड हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? W.C. Banerjee, Vyomesh Chandra Banerjee was the first president of Indian National Congress, या बोल सकते हो president of the first session of Indian National Congress। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले किया था इन ऑर्गेनाइजिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन फाउंडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये बहुत हैरानीजनक बात थी कि भाई एक रिटायर्ड ब्रिटिश ICS ऑफिसर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हमारी इंडियंस की क्यों हेल्प कर रहे हैं, या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन में क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ही प्लेड ए क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, A.O. ह्यूम का आप नाम याद रखेंगे। एंड बहुत कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कंट्रोवर्सी इसीलिए है क्योंकि A.O. ह्यूम कौन होते हैं, मतलब ब्रिटिश ICS ऑफिसर होकर वो इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रहे हैं। तो कहते हैं कि लाइक इस कंट्रोवर्सी के लिए हम नाम देते हैं कि जिस सेफ्टी वॉल थ्योरी की तरह बनाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। थ्योरी क्या है? सेफ्टी वॉल थ्योरी के
एओ ह्यूम को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता चला कि इंडियंस के अंदर बहुत सीदिंग डिसकंटेंट है, बहुत नाखुश हैं भारतीय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, तो उनके अंदर बहुत विद्रोह की भावना पैदा हो गई है। एंड हम नहीं चाहते कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसा इंसिडेंट दोबारा हो, हम नहीं चाहते कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसा इंसिडेंट दोबारा हो। तो ऐसे एक पॉपुलर वायलेंट रेवोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि रिवोल्ट जैसा इंसिडेंट दोबारा हो जाए, हम एक काम करते हैं, हम एक मॉडरेट सी पॉलिटिकल एसोसिएशन बना देते हैं। हम एक मॉडरेट सी पॉलिटिकल एसोसिएशन बना देते हैं। ये मल्टीपल रोल प्ले करेगी, हमें इंडियंस के आइडियाज़ के बारे में पता चलता रहेगा, थोड़ा सा फीडबैक मिलता रहेगा, इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वो अपना गुस्सा भड़ास जो होगा वो इसी एसोसिएशन में निकाल देंगे एंड हम इस एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ हुआ है एंड हेंस एओ ह्यूम ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसकी फॉर्मेशन में। तो ये थी कि सेफ्टी वॉल की तरह क्रिएट की गई है। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल होता है ना, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है तो सीटी बच जाती है, प्रेशर डेसिपेट हो जाता है। तो उसी तरह से कि कांग्रेस को हम एक सेफ्टी वॉल की तरह क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ऐसा थियरी में बोला गया कि इसको हम सेफ्टी वॉल की तरह क्रिएट हो रहे हैं। जब पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड ऑन हो जाएगा तो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आके वो वेंट ऑफ कर दिया जाएगा, इंडियन पॉलिटिशियंस अपनी भड़ास निकाल लेंगे, वायलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं होगा। ये थी सेफ्टी वॉल थ्योरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फैक्ट। एओ ह्यूम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी ही गॉट सम सीक्रेट रिपोर्ट्स। अब थ्योरी के पोस्टुलेट्स में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, किस हद तक ये थ्योरी ठीक है, किस हद तक हम इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। एक बार थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या वो डिस्कस कर लेते हैं कि एओ ह्यूम को, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट था, तो इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी उसे कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स मिली थी। इन सीक्रेट रिपोर्ट्स में उसे पता चला कि इंडियंस के अंदर सीदिंग डिसकंटेंट है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट है। इसी चीज़ से घबराकर ये वाइसरॉय डफरिन से मिलता है। उस टाइम पे गवर्नर जनरल होते हैं, वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड डफरिन, इनका आप नाम याद रखेंगे। लॉर्ड डफरिन वॉज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो घबराकर वो वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन से मिलता है, दोनों मिलके प्लान बनाते हैं क्या किया जाए, अभी इस डिसकंटेंट का क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो वो वही सोल्यूशन निकालते हैं कि एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बना ली जाए दैट बोथ कंस्पायर टू फॉर्म अ मॉडरेट पॉलिटिकल एसोसिएशन विद अ व्यू टू को-ऑप्ट द सपोर्ट ऑफ मॉडरेट एजुकेटेड इंडियंस। कह रहे हैं कि एटलीस्ट मॉडरेट एजुकेटेड इंडियंस की सपोर्ट मिलेगी हमें कि हमने उनकी एक पॉलिटिकल नीड्स को एड्रेस करते हुए एक एसोसिएशन बना दी है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर वो अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, एक फीडबैक मैकेनिज्म सा भी ओपन हो जाएगा। हमें पता चलता रहेगा कि इंडियंस क्या सोच रहे हैं, क्या डिमांड्स कर रहे हैं, क्या ग्रीवेंसीज हैं उनकी। ये जो हमने पुराना सिस्टम बनाया था कि एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हमें पता तो लग नहीं रहा लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि महाराजास हमें बता नहीं पाते हैं, उन्हें एक्चुअली खुद ही अच्छे से पता नहीं है। तो एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगी बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड। हमें पता चलता रहेगा कि इंडियंस क्या चाहते हैं। अल्टीमेटली एम तो यही था कि ये जो डिसकंटेंट है इसे थोड़ा सा सप्रेस किया जाए टू प्रिवेंट अ वायलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। तो ये पोस्टुलेट्स ऑफ सेफ्टी वॉल थ्योरी हैं। एंड यही जो इसका जो लास्ट वाला एस्पेक्ट है ना कि एक वायलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होने ही वाला था, उसे प्रिवेंट करने के चक्कर में, उसे दबाने के चक्कर में ये कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन बनी है। इसी चीज़ से मतलब एक और सेफ्टी वॉल थ्योरी की बहन थ्योरी भी इंट्रोड्यूस की गई है, जैसे बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के कांग्रेस एक लोग ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट विद्रोह करने के लिए, रेवोल्यूशन लेके आने के लिए तैयार बैठे हुए थे। ये तो कांग्रेस बन गई, ये तो ब्रिटिश ने कांग्रेस बना दी, इसलिए लोग रेवोल्यूशन नहीं कर पाए। लोग एक पॉपुलर जो मास रेवोल्यूशन होता है वो नहीं हो पाया क्योंकि ब्रिटिश ने ये एसोसिएशन बना दी। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ऐसा बोलते हैं।
जो मार्क्सिस्ट लीनिंग्स के हिस्टोरियंस हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ये तो पॉपुलर रेवोल्यूशन को सप्रेस करने के लिए, को अवॉइड करने के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस, एंड इसमें गिल्टी सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स नहीं है, सिर्फ ब्रिटिश की कॉन्स्पिरेसी के तहत नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई। जो इंडिया के अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लासेज हैं, बुर्जुआ लीडर्स ऑफ इंडिया हैं, मिडिल क्लासेस के लिए वर्ड यूज होता है बुर्जुआ। Not only the British but Indian bourgeois leaders, they were also equally responsible for this conspiracy। कि इन्होंने सोचा कि अगर आम लोग रिबेल कर देंगे तो पावर उनके पास चली जाएगी, हमारे हाथ से पावर निकल जाएगी। हम सिस्टम में चेंज तो लेके आना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि पावर किसके हाथ में रहे, इंडियन अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के हाथ में पावर रहे, बुर्जुआ के हाथ में पावर रहे। तो उन्होंने भी ब्रिटिश के साथ कोलैबोरेट किया। अगर एओ ह्यूम ने ऐसा कोई प्रपोजल लेके आया तो अल्टीमेटली तो इंडियन मिडिल क्लास लीडर्स ने उसके साथ एसोसिएट किया ना, कि एंड ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो कह रहे कि इन दोनों की मिली भगत से ये बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जॉइंट कॉन्स्पिरेसी से बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस बोलते हैं। तो अभी तो हमने जस्ट बेसिकली पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी देखे कि क्या ये सेफ्टी वॉल थ्योरी थी, क्या इसके मेन पॉइंट्स थे, एंड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने एक अलग से पॉइंट क्या ऐड किया कि सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं भाई, इंडियन मिडिल क्लास भी इसमें शामिल थी। अब हम इन थ्योरीज को करते हैं एनालाइज। सेफ्टी वॉल थ्योरी, इसमें पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि एओ ह्यूम को इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी कुछ रिपोर्ट्स मिली थी, जिन रिपोर्ट्स में उसे पता चला था कि इंडियंस के मन में सीथिंग डिसकंटेंट है। अब जो हमने पहले बातें डिस्कस की थी उन्हीं बातों को मैं आपसे हम एक एनालिटिकल सा एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं, देखते हैं लाइक टू व्हाट एक्सटेंट दीज आर ट्रू। ह्यूम को ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ रिपोर्ट्स मिली, उन रिपोर्ट्स में उसे पता चला भी इंडिया के लोग तो बहुत भरे पड़े हैं ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट। कैसे? नो सच रिपोर्ट्स हैव बीन फाउंड नाइदर इन इंडिया नॉर इन इंग्लैंड। ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, रिकॉर्ड्स रूम्स एग्जिस्ट करते हैं, आर्काइव्स एग्जिस्ट करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जितने भी स्टेप्स लिए हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडिया आके जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हैं, सबके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। हम आज भी उन्हें स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। बट ये रिपोर्ट्स जिनकी बात की जाती है सेफ्टी वॉल थ्योरी में, इन रिपोर्ट्स का कोई एविडेंस नहीं मिला हमें। नो सच रिपोर्ट्स हैव बीन फाउंड, ना इंडिया में, ना लंदन में, ना कहीं और। तो फिर भाई ये थ्योरी में रिपोर्ट्स कहाँ से आई हैं? मोर ओवर एक और एस्पेक्ट है, ह्यूम वॉज रेवेन्यू सेक्रेटरी, मतलब ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ऑन दी अदर हैंड ये जो पुलिस रिपोर्ट्स हैं, सीआईडी रिपोर्ट्स हैं, सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं, ये ह्यूम डिपार्टमेंट के परव्यू में आती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के परव्यू में आती हैं। तो एज रेवेन्यू सेक्रेटरी उसे ये सीक्रेट रिपोर्ट्स मिल क्यों रही हैं? मतलब ये भी बात एक्सप्लेन सी नहीं की जा सकती। चलो हम बोल देते हैं कि मिल गई होंगी यार, होम सेक्रेटरी उसका फ्रेंड होएगा, उसको दे दी होगी उसने, लेकिन कहीं मिलनी तो चाहिए, मिली भी नहीं है। फिर अगर हम बात करें कि लाइक फिर ये इन रिपोर्ट्स का मेंशन क्यों आता है, लाइक हम क्यों बोलते हैं कि एओ ह्यूम को कुछ रिपोर्ट्स मिली जिसमें सीथिंग डिसकंटेंट की बात हो रही है, कौन सी रिपोर्ट्स थी? तो हम ज़रा देखें कि यार पहला मेंशन ऑफ दीज रिपोर्ट्स कब आता है। एओ ह्यूम की बायोग्राफी लिखते हैं एओ ह्यूम के ही फ्रेंड विलियम वेडनबर्न। विलियम वेडनबर्न भी एओ ह्यूम की तरह ही एक आईसीएस ऑफिसर थे। एओ ह्यूम की तरह ही वो कांग्रेस के साथ भी एसोसिएटेड थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो। ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर्स एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अ फ्रेंड ऑफ एओ ह्यूम, एंड इन्होंने एओ ह्यूम की बायोग्राफी भी लिखी है। इस बायोग्राफी में पहली बार इन रिपोर्ट्स का मेंशन आता है। फर्स्ट मेंशन वाज इन विलियम वेडनबर्न्स बायोग्राफी ऑफ एओ ह्यूम दैट वाज पब्लिश्ड इन 1913। एंड यहाँ भी इस बायोग्राफी में भी किस चैप्टर में, इंडियन रिलीजियस लीडर्स की हेडिंग है, मतलब उस चैप्टर की हेडिंग है इंडियन रिलीजियस लीडर्स। उस चैप्टर में इन रिपोर्ट्स की बात आती है। एक्चुअली वेडनबर्न कहते हैं कि एओ ह्यूम थोड़ा सा इंडिया के महात्माज एंड गुरुज एंड बाबास के चक्कर में पड़ गया था, एंड ये ऐसे साधुज एंड महात्मास के पास जाया करता था। ये साधुज एंड महात्मास ने उसे एओ ह्यूम को गाइड किया कि हमने अपनी अंतर ध्यान होके अंतर आत्मा से लाइक हमने पूछा है, एंड हमें पता चला है कि इंडिया के लोग बहुत परेशान हैं भाई, एंड ये विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे हैं, तू संभल सकता है तो संभल जा।
तो इस रिलीजियस चैप्टर वाले हेडिंग में जब वो इस तरह की बातें बता रहा होता है एओ ह्यूम के बारे में, उसमें वो रेफरेंस लेता है इन सीक्रेट रिपोर्ट्स का। तो वो तो ज़्यादा ऐसे सीरियसली नहीं बताता, उसने तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया होता है कि एओ ह्यूम ये जो मिस्टिकल गुरुज एंड मास्टर्स हैं इनके पास जाया करता था, उस कंटेक्स्ट में उसने एओ ह्यूम के बारे में मेंशन किया था। लेकिन हमने इस चीज़ से वो सेफ्टी वॉल थ्योरी निकाल ली है इसी रेफरेंस से। Hume got these reports from the sadhus and mahatmas with occult paths। उन्होंने लाइक अपनी meditative path, spiritual path से उसे ये reports वगैरह दी थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम काफ़ी हद तक इस सेफ्टी वॉल थ्योरी को रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर एक और पोस्टुलेट था सेफ्टी वॉल थ्योरी का कि ऐसा तो नहीं कि एओ ह्यूम को रिपोर्ट मिली एंड उसने बना दिया, वो वाइसरॉय डफरिन से भी तो मिला था जाके। तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन? लॉर्ड डफरिन को ह्यूम मिला ज़रूर था, लेकिन डफरिन वॉज नॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय व्हाट ह्यूम वॉज सेइंग। तो उन्होंने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज किया, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हाँ ऐसा कर देते हैं। इनफैक्ट जब ह्यूम ने उसे बोला था कि हमारी पहली मीटिंग बॉम्बे में हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे, वाइसरॉय डफरिन उस टाइम पे जो बॉम्बे के गवर्नर होते हैं लॉर्ड री, गवर्नर ऑफ बॉम्बे था लॉर्ड री, उस टाइम पे लॉर्ड रे को लिखते हैं कि भाई अपना ही एक बंदा आया था मेरे पास, ऐसे कोई मीटिंग वूटिंग सी पॉलिटिकल एसोसिएशन सी बनाने की बातें कर रहा था, बोल रहा था बॉम्बे में मीटिंग होगी, तो तू थोड़ा सा ध्यान रखियो, मेरे को ज़्यादा यकीन सा नहीं है उस पर। तो ये इस तरह का एटीट्यूड था लॉर्ड डफरिन का। तो हम इस एटीट्यूड के बेसिस पे ये तो नहीं बोल सकते कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इनफैक्ट 1888 में 3 साल बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन पब्लिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं कि कांग्रेस वाले लीडर्स ने क्या ये बोल रहे हैं कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियंस की डिमांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कांग्रेस वाले तो एजुकेटेड मिडिल क्लास लीडर्स हैं, ये तो सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ना है समझे कि ये पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। इंडिया में तो लाइक बहुत डाइवर्स क्लासेस एंड वो रहते हैं, ये सिर्फ बहुत एक छोटी सी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉर्ड डफरिन की इन्वॉल्वमेंट भी हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, इन सब बातों से ये साबित होता है। तो अगर हम इन सब बातों से कांग्रेस के ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसकी एक्सप्लेनेशन वही है सिंपल, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऑलरेडी हमारे रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस का जन्म हो रहा था, ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म पॉपुलराइज हो रहा था, छोटी छोटी एसोसिएशंस बन रही थी लोकल लेवल पे, जो सेम ही डिमांड्स कर रही थी, सेम ही बातों के ऊपर लोगों को अपने साथ जोड़ रही थी। उसका कल्मिनेशन यही था कि एक ऑल इंडिया एसोसिएशन बनाई जाए। इनफैक्ट इस डायरेक्शन में स्टेप्स लिए भी जा रहे थे, इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट। जैसे कि हमने कल क्लास में डिस्कस किया था, इंडियन एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाते हैं कलकत्ता में 1870s में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस 1870s में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है कलकत्ता में। इस ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेटली ये रियलाइज़ किया कि लोकल लेवल पे बात नहीं बनेगी, हमें पैन इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। तो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं। एक पहला अटेम्प्ट होता है एक ऑल इंडिया लेवल पे एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने का। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज समटाइम इन 1883 था, शायद 1883-84 के आसपास। इन्होंने एक ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई खुद से, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यही रीज़न था कि 1885 में जब बॉम्बे में कांग्रेस का पहला सेशन हो रहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन हो रहा था 1885 में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के पास ये क्या चॉइस आ जाती है ना, धर्म संकट आ जाता है, उसके घर पे भी शादी है, उसके घर पे भी फंक्शन है, अब कौन सा फंक्शन अटेंड करें। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं कि यार अपने घर का फंक्शन ही अटेंड करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस अगले साल देख लेंगे। तो
तो उन्होंने अटेंड ही नहीं किया था फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि वो अपने कॉन्फ्रेंस में लगे हुए थे। कहने का मतलब ये है कि ये जो आइडिया था कि यार इंडियंस को एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत है, ये तो हम खुद से ही रियलाइज़ कर रहे थे। इसमें ऐसा नहीं है कि एओ ह्यूम ने कुछ अलग से कर दिया या वो हमें तो पता ही नहीं था ऐसा भी किया जा सकता है। इट्स जस्ट दैट इट वॉज कन्वीनियंट। जब एओ ह्यूम ने इनिशिएटिव लिया तो हमारे लिए कन्वीनियंट था कि हाँ यार इस इनिशिएटिव को हम ग्रैब कर सकते हैं। आता हूँ मैं उसी पॉइंट पे। तो इस तरह से आप कांग्रेस की एसोसिएशन को, कांग्रेस की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ। अगले ही साल 1886 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज अ नेशनलिस्ट लीडर। वो समझते हैं कि जो मेरा एम था, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाने का, वो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी मीट हो रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वही काम कर रही है, तो दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बना के हम क्या ही अचीव कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा सेम है, पर्पस हमारा सेम है, तो ये अपनी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगले साल 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही मर्ज कर लेते हैं कि भाई अब से एक ही पार्टी है, एक ही ऑल इंडिया एसोसिएशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस तरह से मतलब वो एक और पुश देते हैं, एडिशनल पुश देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। फिर अब आते हैं हम उस सवाल पे, वाई एसोसिएट विद एओ ह्यूम इन फर्स्ट प्लेस, कि एओ ह्यूम के साथ एसोसिएट करना ही क्यों था भाई। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक्सपेरिमेंट किया था उसे क्यों नहीं हम आगे ले जाते। उस कंटेक्स्ट में अब इंडियन लीडर्स ने सोचा यार एओ ह्यूम वैसे बंदा तो ठीक ही है, अदरवाइज भी जब ये सिविल सर्वेंट भी था, इसने एज सच इंडियंस को ऑप्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया। ही हैड लिबरल पॉलिटिकल व्यूज़, इंडियंस की के राइट्स की ये रिस्पेक्ट करता था, पॉजिटिव व्यूज़ थे इंडियंस को लेके इसके, तो बंदा तो ठीक ही था, इसके लिबरल पॉलिटिकल ओपिनियंस थे। मोर ओवर ही हैड सुप्रा रीजनल आइडेंटिटी। अब ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी अपनी कि रीजनलिज्म उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग था, रीजनल आइडेंटिटीज उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसी चीज़ को तो ब्रेक करना था। अब अगर एक पंजाब का लीडर मद्रास के लीडर को जाके बोलता था कि हम इस तरह की एक एसोसिएशन सी बना लेते हैं, ऑल इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन सी बना जाते हैं, उससे ना मतलब उसका ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था उस इनिशिएटिव को, क्योंकि अ पर्सन फ्रॉम मद्रास या पीपल फ्रॉम मद्रास दे वुड बी लाइक सस्पिशियस ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सन फ्रॉम पंजाब। अ पर्सन फ्रॉम बॉम्बे ही वुड बी सस्पिशियस ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सन फ्रॉम कलकत्ता, लेट्स से, लाइक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। तो इस तरह से मतलब रीजनलिज्म सा स्ट्रॉन्ग था, हम ज़्यादा ऐसा घुल मिल सा नहीं पाते थे, ज़्यादा यकीन सा नहीं कर पाते थे। अब एओ ह्यूम की सुप्रा रीजनल आइडेंटिटी थी, ही वॉज इक्वली एक्सेप्टेबल टू पीपल फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम कलकत्ता, फ्रॉम लाइक टू ऑल द सिटीज़। मतलब वो टूर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता है, वो जैसे बॉम्बे गया, वो बोलता है कि यार अभी मैं पंजाब जाके आया हूँ, पंजाब के लोग भी वही सोचते हैं, उनकी भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अभी मैं थोड़े दिन पहले मद्रास भी जाके आया था, वहाँ के लोग भी वैसे ही सोचते हैं, उनकी भी वही पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, एक ऑल इंडिया एसोसिएशन ही बना लो। तो अब जब क्योंकि एक एक्सटर्नल पर्सन ने इनिशिएटिव लिया था तो हमें ज़्यादा थोड़ा सा एक्सेप्टेबल सा लगा कि हाँ यार किया जा सकता है। मोर ओवर लाइक ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इससे मिलती जुलती सी स्टेटमेंट दी थी, एंड विपिन चंद्र ने, हिस्टोरियन विपिन चंद्र ने इस चीज़ को एक्सपैंड किया कि वी इंटेंड टू यूज़ ह्यूम एज लाइटनिंग कंडक्टर। अगर अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को एज सेफ्टी वॉल बनाने की कोशिश की कि इंडियंस की डिसकंटेंट इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि एक रेवोल्यूशन आ जाए, तो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बना दो, हमने एओ ह्यूम को किस तरह से इस्तेमाल किया, एज लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर कैसे, जैसे लाइटनिंग कंडक्टर का क्या काम होता है बिल्डिंग्स में, कि अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है किसी बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने की बजाय लाइटनिंग कंडक्टर से वो जो करंट है वो अर्थ में भेज दिया जाता है, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता। तो हमने ह्यूम को लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया कि अगर सरकार वुड बिकम टू सस्पिशियस ऑफ आवर एक्टिविटीज़, भैया कांग्रेस क्या कर रही है, ये तो लाइक इसकी एक्टिविटीज़ तो कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो हम बोल सकते हैं सरकार को भाई हमने थोड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ये तो तुम्हारी ही सपोर्ट से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो कुछ भी एंटी सरकार नहीं कर रहे हैं। तो we aim to use Hume as lightning conductor. So in this way, the association of A.O. Hume in the formation of Indian National Congress can be explained.
तो ये सारी चीज़ें थी रिगार्डिंग दी बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स फर्स्ट सेशन दैट टुक प्लेस इन दिसंबर 1885। अब हम आगे की अगर डिस्कशन करें कि फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, इसे हम बोलते हैं द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनिशियली प्रैक्टिकल नीड्स भी यही थी कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। पहला अटेम्प्ट था इंडियंस का एक ऑल इंडिया लेवल पे पॉलिटिकल बॉडी बनाने का। एकदम से तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोस्चर नहीं अडॉप्ट कर सकते सरकार के अगेंस्ट, उस सरकार के अगेंस्ट जिसने ना ही सिर्फ रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस किया है, ना ही सिर्फ पूरे इंडिया के ऊपर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया है, बल्कि दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल एम्पायर्स एवर सीन था। सन नेवर सेट्स ऑन दी ब्रिटिश एम्पायर बोला जाता था कि इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव कंट्रोल था ब्रिटिश एम्पायर का पूरी दुनिया के ऊपर। ऐसी सरकार के अगेंस्ट एकदम से ही तो हम पॉलिटिकल एसोसिएशन बना के अग्रेसिव पोस्चर नहीं अडॉप्ट कर लेंगे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, उखाड़ देंगे, मार दूंगा, कूट दूंगा। तो इनिशियल फेज में कांग्रेस ने बहुत ही मॉडरेट सा पोस्चर अडॉप्ट किया एंड उस फेज के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। द फर्स्ट 15 to 20 ईयर्स ऑफ कांग्रेस वॉज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट पॉलिटिशियंस, मॉडरेट पॉलिटिक्स, वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें लीडर्स लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इस तरह के लीडर्स ने कांग्रेस को एक साउंड फुटिंग पे रखा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेज, मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसे हम यूजुअली लाइक इग्नोर सा कर देते हैं पॉपुलर साइकी में कि उस टाइम पे तो ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। भाई इन लीडर्स की कंट्रीब्यूशन की वजह से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साउंड फुटिंग पे बैठी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक लेजिटिमेट आइडेंटिटी हासिल करती है ऑल इंडिया लेवल पे। हम आएंगे इसके सिग्निफिकेंस पे, पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लें। हम इन द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में देखेंगे, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में स्टडी करेंगे, किन मेथड्स का इस्तेमाल किया मॉडरेट लीडर्स में ने उसके बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट में इसी चीज़ के ऊपर मैं दोबारा आऊँगा, व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट लीडर्स। तो जैसे कि मैंने बात की, पहले जो सेशन था, पहले प्रेसिडेंट या पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, देन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनके बारे में भी हमने डिस्कशन की कि इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाई थी 1870s में कलकत्ता में। इसी इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी। कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में मर्ज कर लिया गया था 1886 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम रिस्पेक्टफुली इंडियन बर्क भी बोलते हैं। He is also known as इंडियन बर्क। एडमंड बर्क ब्रिटेन के एक लिबरल पॉलिटिशियन थे, तो इन्होंने ब्रिटेन में काफ़ी रिफॉर्म्स वगैरह प्रपोज किए थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को रिस्पेक्टफुली हम इंडियन बर्क बोलते हैं। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी, ही वॉज ऑल्सो फॉन्डली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड इन्होंने इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन भी बोला जाता है। और एज सच इंडिया उस टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं था, एम्बेसडर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एम्बेसडर्स तो जैसे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के बीच में अपॉइंट होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब दादा भाई नौरोजी वॉज नोन एज अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। इमेजिन उन ज़मानों में जब इतनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस की जाती थी, इंडियंस को इन्फीरियर समझा जाता था, सेग्रीगेशन वगैरह भी थी, उन ज़मानों में दादा भाई नौरोजी लंदन जाकर सेटल होते हैं, वहाँ पर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी लोकसभा में एमपी बन के इलेक्ट होके जाते हैं। फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स उनकी लोकसभा है, लोअर हाउस है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स उनकी पार्लियामेंट का अपर हाउस है, जैसे हमारी राज्यसभा है। तो दादा भाई नौरोजी। देन बदरुद्दीन तैयब जी, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे 1887 में। 1887 वाला जो सेशन था, द थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड के दादा भाई नौरोजी थे एंड थर्ड के बदरुद्दीन तैयब जी थे। He was the first Muslim president of Indian National Congress. फिरोज शाह मेहता,
इन्होंने, ये बॉम्बे वाले रीजन के इंपॉर्टेंट लीडर थे, इनिशियल फेजेस में तो खैर ज़्यादा नहीं, लेकिन 1905 के आसपास जब मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का, मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स राइज होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही, वो ऑब्जेक्ट करते हैं मॉडरेट पॉलिटिक्स को कि यार ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, हमें ब्रिटिश रूल को थोड़ा अग्रेसिवली अपोज करना चाहिए। तो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट क्लैश वगैरह होती हैं, उस क्लैश में फिरोज शाह मेहता इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी उस टाइम पे इनिशियली तो जब कांग्रेस फॉर्म होती है वेरी यंग लीडर, तो लेटर ऑन इसी फेज में जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट क्लैश होती है, मैं आपको बता रहा था, उस क्लैश में ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये थोड़ा सा मॉडरेट रोल प्ले करते हैं, दोनों ही मॉडरेट लीडर्स होते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं कि स्प्लिट ना हो, लेकिन मतलब अल्टीमेटली स्प्लिट हो ही जाता है। 1905 का जो बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे इन इट्स मॉडरेट फेज। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अर्ली कांग्रेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? हमने लास्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट पढ़े थे कि इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या अचीव करना चाहती थी। प्राइमरली इंडिया को एज अ नेशन वो क्रिएट करना चाहती थी, बिल्ड करना चाहती थी, इंडियन आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करना चाहती थी। दूसरा, ब्रिटिश सरकार से रिफॉर्म्स डिमांड कर रही थी, रिफॉर्म्स अल्टीमेटली लीडिंग टू इंडिपेंडेंस। एक तो हम भाई एज नेशन इमर्ज करें, दूसरा हम आज़ाद हों। लेकिन आज़ादी ऐसा नहीं है ना कि आज हमें राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हुआ, कल हमने आज़ादी डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। इतना क्विक सा प्रोसेस नहीं है, काफ़ी लंबा टॉर्चरस सा प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसे रन करना था। तो इनिशियल फेज में कांग्रेस किस तरह से इन दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहला तो टू मेक इंडिया अ नेशन, टू मेक इंडिया अ नेशन। अब किस तरह से अर्ली कांग्रेस ने, मॉडरेट कांग्रेस ने इस चीज़ को अचीव करने की कोशिश की? भाई नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया जाए, अपने जो सेशंस हैं, एनुअल सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन शहर में हर साल वहीं पे और कलकत्ता में ही ऑर्गेनाइज हो रहे हैं या बॉम्बे में ही ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। दे वुड होल्ड सेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में एनुअल सेशन होल्ड किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सेम ही रीजन में सारे सेशंस हो रहे हैं। फिर इन्वॉल्व लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटी, हर रीजन से, हर कम्युनिटी से लीडर्स को एसोसिएट किया जाए। रीजन्स वाले पॉइंट पे भी मैं आऊँगा, लेकिन जैसे कम्युनिटीज़ की हम बात करें, पहले सेशन के प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बैनर्जी, दूसरे सेशन के प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी जो कि एक पारसी थे, तीसरे सेशन के प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी जो कि एक मुस्लिम थे। ब्रिटिश यूरोपियन ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर सिंपैथेटिक टू कांग्रेस, इवन दे वर एसोसिएटेड। जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्न, मैंने आपको बताया, इवन ये लोग कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स बनते हैं। तो डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज से लोगों को एसोसिएट किया जाए and elect a president from a region other than the one where the session was being held। ये एक बहुत अच्छा कन्वेंशन था कांग्रेस का नेशनल यूनिटी को ही बिल्ड करने के लिए कि मान लो सेशन बॉम्बे वाले रीजन में हो रहा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हो रहा है। अब प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस बॉम्बे वाले रीजन से नहीं होगा, वो कहीं और से होगा। व्योमेश चंद्र बैनर्जी कलकत्ता वाले रीजन से थे। ये एक इन्होंने कन्वेंशन ही इस्टेब्लिश कर दी कि अगर पंजाब में सेशन हो रहा है तो प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पंजाब से नहीं होगा, वो कहीं और से होगा। अगर मद्रास में सेशन हो रहा है तो प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस मद्रास से नहीं होगा, वो कहीं और से होगा। तो उससे क्या है कि नेशनल यूनिटी बिल्ड करने की वो कोशिश कर रहे थे। ये जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है कि हम सब एक राष्ट्र के मेंबर्स हैं, इस चीज़ को वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे थे। फिर टू प्रोवाइड एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, वो तो है ही है कि रीजनल लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां आकर वो अपने रीजन के ग्रीवेंसेस प्रेजेंट कर सकते हैं एंड वो अपने लोगों के लिए कुछ रिफॉर्म्स डिमांड कर सकते हैं जिन्हें फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया जा सकता है। टू पोलिटिसाइज इंडियंस, अब ये जो नई फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स थी, हम कल की क्लास लास्ट क्लास में बात कर रहे थे जब आइडिया ऑफ नेशनलिज्म हमने डिस्कस किया। भाई नेशंस को बिल्ड करना, क्रिएट करना, ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लोगों को पोलिटिसाइज करना पड़ेगा, लोगों को ये आइडिया पॉपुलराइज करवाना पड़ेगा।
लोग तो मतलब अगर उन्हें पॉलिटिकली एजुकेट ना किया जाए उस ज़माने में, अगर हम अपने आप को ट्रांसपोर्ट करके सोचें, तो लोग तो भाई अपने आप को बस अवधि सोचते रहेंगे कि भाई मैं अवधि हूँ, बात ख़त्म, क्या मतलब है इससे आगे, लाइक मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। अब लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना भी नहीं, हम इन रीजनल आइडेंटिटीज से बाहर आए, हमने अपने आप को भारतीय समझना है, इंडियन आइडेंटिटी को कंसोलिडेट करना है। फिर फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास लीडर्स जिसके साथ एसोसिएट कर रहे थे, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें, अब ये सारा सिस्टम इट वाज ऑल टुगेदर न्यू टू इंडियंस। हमें पता ही नहीं था यार कि इस तरह से ये पॉलिटिक्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, इस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वी हैव टू बी ट्रेन्ड इन दैट, in the art of politics. तो political education of Indian must be informed of their political situation कि भाई हम एक राष्ट्र थे एंड ब्रिटिश ने हमारे ऊपर अपना कंट्रोल जमाया हुआ है। Indians had to be taught the politics of organization and mobilization। ये जो नई डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है इसके बारे में इंडियंस को एजुकेट किया जाए। बट अब यहाँ पर स्टार है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वो क्या, अब मॉडरेट लीडर्स की एक लिमिटेशन थी कि वो ऐसा नहीं था कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि एकदम से उन्होंने अग्रेसिव पोस्चर ले लिया, एकदम से उन्होंने सारे इंडियंस को इस नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट कर लिया। नहीं, वो उनकी बहुत ही हम्बल सी बिगनिंग्स होती हैं। वो इनिशियली सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस को ही अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे करके, मतलब वो कहते हैं कि आइडिया एक्सपैंड होगा। तो उनका इनिशियली उनका आइडिया होता है कि पूरे इंडिया में जितने भी अर्बन एजुकेटेड क्लासेस हैं उन्हें हम अपने साथ इस नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में जोड़ें। फिर धीरे धीरे करके जैसे एजुकेशन एक्सपैंड करेगी, जैसे ये आइडियाज़ एक्सपैंड करेंगे, हम और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। तो इनिशियली उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस को अपने साथ इस प्रोजेक्ट में जोड़ा जाए। ये आप इन अ वे आप बोल सकते हो कि ये इनकी एक लिमिटेशन भी थी, लेकिन एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी वो प्रैक्टिकल सी नीड भी थी। भी ऐसा नहीं हो सकता था कि एकदम से सारे इंडियंस को अपने साथ एसोसिएट कर लिया, वो स्टेप बाय स्टेप ही एक उसका एक वे आउट पॉसिबल था। अगला, टू प्रमोट डेमोक्रेटाइजेशन, टू पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो मैं बोल रहा था, पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर सोवरेनिटी। We had been accustomed to living under the rule of kings and monarchs, जो मतलब हमेशा से हम राजाओं के अंदर ही रहे हैं जिनका एब्सोल्यूट कंट्रोल होता था। अब ये आइडिया पॉपुलराइज करवाना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये तो लोग हैं। इट इज़ द पीपल दैट कॉन्स्टिट्यूट नेशन एंड इट इज़ द नेशन दैट इज़ सॉवरन। पॉपुलर सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को पॉपुलराइज करवाना लोगों में, तो ये इनका काम था। That real power should belong to people, ये इनका एक ऑब्जेक्टिव था। अब ये किस तरह से ये कर रहे थे, ये अपनी एग्जाम्पल से भी लोगों को टीच कर रहे थे। ऑफ कोर्स मतलब उन न्यूज़पेपर्स के थ्रू, अपने जर्नल्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू तो बता ही रहे थे, अपनी एग्जाम्पल से भी ये टीच कर रहे थे। इनफैक्ट मतलब कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक पार्लियामेंट की तरह ही ऑर्गेनाइज होती थी, जिसमें डिफरेंट रीजन से लीडर्स मतलब लीडर्स आते थे एंड अपने अपने इलाकों को रिप्रेजेंट करते थे। उसकी जो वर्किंग भी थी डेमोक्रेटिक मैनर में होती थी। अगर जैसे रेजोल्यूशंस वगैरह इंट्रोड्यूस की जाएंगी, रेजोल्यूशन पास की जाएंगी, मेजॉरिटी जैसे डिस्कशंस वगैरह होंगी, यूजुअली डिसीजंस वुड बी अराइव्ड एट बाय कंसेंसस। डिस्कशंस की जाएंगी, आपके क्या व्यू हैं, आपके क्या व्यू हैं, डिफरेंट जो मेंबर्स होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, वो अपने व्यूज़ प्रेजेंट करेंगे एंड जो डिसीजन आएगा सो आएगा बाय कंसेंसस। अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो क्या होता है, फिर वोटिंग ऑन दी बिल होती है, वोटिंग ऑन दी रेजोल्यूशन होती है। अभी वोटिंग करवा लेते हैं कि मेंबर्स का क्या कहना है, जो मेजॉरिटी वोटिंग से डिसीजंस लिए जाएंगे। तो कांग्रेस ने अपनी वर्किंग को ही एक पार्लियामेंट की तरह ऑर्गेनाइज किया था, ताकि लोगों को पॉलिटिकली हम एजुकेट कर सकें, आपस में ही हम अपने आप को ही पॉलिटिकली एजुकेट कर सकें कि इस तरह से पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स काम करती है। फिर to frame a nationalist ideology based on the correct understanding of
द नेचर ऑफ कलोनियलिज्म। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जो कि मतलब ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही एसोसिएटेड था। लेकिन मतलब अगर आपसे एक चीज़ पूछी जाए, टू फ्रेम अ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ कलोनियलिज्म, किस तरह से। अब ब्रिटिश ने जैसा उन्होंने सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने हमारे माइंड्स को भी कॉलोनाइज कर दिया था, हमारे माइंड्स के ऊपर भी अपनी हेजेमनी सी क्रिएट कर ली थी। भाई तुम लोग इन्फीरियर हो, हम लोग सुपीरियर हैं, तुम लोग बैकवर्ड हो, हम लोग एडवांस्ड हैं, तुम लोग सुपरस्टिशियस हो, हम लोग साइंटिफिक हैं, रैशनल हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ पता है। एंड ये हेजेमनी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हमने भी ऐसा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये भाई सिविलाइज करने के लिए आए हुए हैं, ग्रेट सिविलाइजिंग मिशन पे शायद ये आए हुए हैं। अंग्रेज बोलते थे कि हम भाई सिविलाइज करने के लिए आए हैं बैकवर्ड पीपल्स ऑफ एशिया को। कलोनियलिज्म की ट्रू नेचर को समझना, उसे एक्सपोज करना लोगों के सामने एंड लोगों को बताना, भाई ये जो ब्रिटिश रूल है ये ऐसा हमें सिविलाइज करने के लिए नहीं आया है, हमें लाइक हमारे बेनिफिट के लिए नहीं यहाँ बैठे हुए जैसा ये क्लेम कर रहे हैं, रादर ये तो हमें लूट रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है इंडिया से। इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अच्छे से एनालाइज किया है, देखा भाई यार कि तुम लोग तो हमारी सारी वेल्थ ही लूट के इंग्लैंड लेके जा रहे हो, तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम हमारे भले के लिए आए हो। ये एक ऑब्जेक्टिव था, ट्रू नेचर ऑफ कलोनियलिज्म को समझना, उसे एक्सपोज करना, जिससे कि मॉरल हेजेमनी ऑफ द ब्रिटिश राज को चैलेंज किया जा सके। जो मॉरल सुपीरियोरिटी क्लेम कर रहा था ब्रिटिश राज, उसे चैलेंज किया जा सके। भाई तुम कैसे मॉरल सुपीरियोरिटी की बातें कर रहे हो, तुम्हारी वजह से तो हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तुम बोल रहे हो तुम हमारे बेनिफिट के लिए आए हो। तो इसके ऊपर तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस एस्पेक्ट के ऊपर। तो अब बात करते हैं मेजर डिमांड्स ऑफ मॉडरेट लीडर्स, मेजर डिमांड्स ऑफ अर्ली कांग्रेस लीडर्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें आपने ध्यान रखना है एक चीज़ का कि मॉडरेट्स ने कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं डिमांड की। दे डिड नॉट वांट अ क्लिनिकल सेपरेशन फ्रॉम ब्रिटेन, कि हमें बस तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे, तुम अलग हम अलग, इस तरह की उन्होंने कोई बात ही नहीं की। They did not want a clinical separation from Britain, but limited self-government. Self-government वो भी limited form में, limited basically limited reforms demand कर रहे थे वो। Again based on the true nature of the colonialism. वो true nature of colonialism को समझते हैं एंड फिर ब्रिटिश सरकार को बोलते हैं भाई तुमने तो बोला था कि तुम हमारे बेनिफिट के लिए आए हो, मानते हैं हम कि तुम्हें हमारा बेनिफिट करना चाहिए, पर जो तुम्हारी एक्चुअल पॉलिसी है वो हमारा बेनिफिट कर तो नहीं रही हैं। तो फिर हम अब तो तुमसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम हमारा बेनिफिट करो, तुम रिफॉर्म्स लेके आओ, जो तुम बोल रहे हो ना कि तुम करते हो तुम बस वही कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम रिफॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। अब इनकी जैसे डिफरेंट कैटेगरीज में हम अगर स्टडी करें तो मेन पॉलिटिकल डिमांड्स क्या थी। एबोलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल क्या थी? रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद 1858 में द एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया आया था 1858 में। तो उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट की गई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज टू बी असिस्टेड बाय अ 15 मेंबर इंडिया काउंसिल बेस्ड इन लंदन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी लंदन बैठेगा, ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होगा एंड ये कैबिनेट मंत्री को एक 15 मेंबर्स की इंडिया काउंसिल दी गई थी उसकी असिस्टेंस के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड 15 बंदे बैठे हुए हैं एंड कोई ऑफिस नहीं है उसका, लाइक प्रॉपर इंडिया ऑफिस होता था जिसमें इतना सारा सेक्रेटेरियल क्लरिकल स्टाफ था, इतना बिजली का बिल, रेंट, ये सारा वो जो खर्चा है। तो इंडियन लीडर्स कहते थे कि यार उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है एंड वैसे भी इंडिया काउंसिल क्या ही कर रही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंडिया काउंसिल क्या कर रहे हैं, लंदन में बैठे हुए, इतनी दूर बैठे हुए इंडिया को रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं। उससे अच्छा तो वाइसरॉय है, कम से कम इंडिया तो बैठा हुआ है, वाइसरॉय की काउंसिल ही है कि कम से कम इंडिया में आके तो वो देख के तो डिसीजन लेते हैं। वो लंदन में बैठे क्या रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं, हमें इस इंडिया काउंसिल को अबॉलिश किया जाए। फिर रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल
कहते हैं कि तुमने 1861 में एक अच्छा काम किया कि इंडियनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तुमने महाराजा ऑफ पटियाला, सदनकंद राव, राजा ऑफ बनारस को इंडक्ट कर दिया 1861 में इनटू द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन वो एक मतलब उससे स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं था इंडियन ओपिनियन का। तो तुम अब इस काउंसिल को एक्सपैंड करो और ज़्यादा इंडियनाइज करो, इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाओ, इलेक्शंस के थ्रू आप इंडियन मेंबर्स को इंडक्ट करो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये नहीं कि तुम्हें महाराजा पटियाला पसंद था, तुमने उसे रख लिया। तुम इलेक्शंस कंडक्ट करवाओ, फिर जो इंडियन लोग जिसे भेजेंगे उसे तुम काउंसिल में बिठाओ, जैसा कि तुम्हारे पार्लियामेंट में होता है, जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है, तुम वही सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस करो। फिर इस काउंसिल को सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडियंस बिठा दिए, पावर कोई दी नहीं, जो कि उस टाइम पे केस था। पावर सारी किसके पास थी? वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। कह रहे हैं अब इस काउंसिल को भाई पावर भी तो दो। सारी दुनिया में ये ट्रेंड है कि पार्लियामेंट्स बजट पास करती हैं, लेजिस्लेचर्स बजट पास करती हैं। तुम इस काउंसिल को भी, जिसको इंडियनाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, उस काउंसिल को बजट के ऊपर पावर्स वगैरह दो, बजटरी बजट को डिस्कस किया जा सके, वोट अपॉन किया जा सके। नेक्स्ट, इंडियन मेंबर्स इन दी वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर कहते हैं यार रियल पावर तो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, किसके पास है? वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है। वाइसरॉय तो तुम अपना लगाओगे, ये तो तुमसे मांगना ही बेवकूफ़ी है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ एक दो इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया जाए, इंडियनाइजेशन ऑफ दी वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर पावर टू लोकल बॉडीज़ हमने किया था कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में लोकल बॉडीज़ इनकॉर्पोरेट कर दी थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह इस तरह की लोकल बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी। अब कहते हैं कि इंट्रोड्यूस तो कर ही दिए, उन्हें कुछ पावर्स भी दे दो, लोकल बजट वगैरह वो देख लें, कुछ इस तरह की उन्हें इंडियन मेंबर्स इंट्रोड्यूस करके उनमें कुछ पावर्स वगैरह भी उन्हें ज़्यादा दी जाएँ। तो ये थी इनकी पॉलिटिकल डिमांड्स। अब अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स की, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं जी इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस चाहिए हमें। फॉर ऑब्वियस रीजंस कह रहे हैं कि यार चलो जो हायर एक्लेंस पे बैठे हुए हैं, वाइस रॉय है, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर है, हम डिमांड कर रहे हैं कि एक आधा इंडियन मेंबर वहाँ भी इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन बेसिकली जो लोकल लेवल पे डायरेक्टली लोगों के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है वो है तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी, जिसमें इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स आते हैं, वो कम्प्लीटली यूरोपियन। अब कहने को तो तुमने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो कि एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस ही इस तरह की हैं कि हम इंडियंस कभी सक्सीड ही नहीं कर पाते। तुमने तो एग्जाम की एज भी 19 कर रखी है। अब 19 साल का इंडियन लड़का मतलब बच्चा कहाँ ही पार्टिसिपेट कर सकेगा? फिर एग्ज़ाम होता है लंदन में, कौन तो इतना खर्चा झेल के लंदन जाके पेपर दे के आएगा? तो ज़्यादातर इंडियंस तो एक्सक्लूड ही रहेंगे इस सर्विस से। तो तुम इंडियन सिविल सर्विसेज को इंडियनाइज करने के लिए इसके प्रोसेस में थोड़े बहुत चेंजेस लेके आओ। साइमल्टेनियस एग्ज़ाम कंडक्ट करो लंदन में भी, इंडिया में भी, ताकि जो बंदा लंदन नहीं जा सकता वो भी पेपर दे सके। इसकी भाई तुम एज लिमिट थोड़ी सी तो कोई तो लिहाज करो, एज लिमिट इंक्रीज करो 19 से 23, ताकि मतलब इंडियंस के पास अपॉर्चुनिटी हो कम्पीट करने की। फिर सिलेबस भी कहते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करो। हमें क्या पता ग्रीक कल्चर में क्या था या लैटिन कल्चर लैंग्वेज को हमने स्टडी करना पड़ रहा है, यूरोपियन हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ रहा है, इंडियन टॉपिक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करो, सिलेबस भी इसका रैशनलाइज करो। तो यूपीएससी की परीक्षा ठीक से लेनी चाहिए, इनकी एक डिमांड थी। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कह रही है तुमने अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को, डीसीज को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को जुडिशियल पावर्स दे रखी हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स एसडीएम साहब को जुडिशियल पावर्स दे रखी हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जब इन्होंने ही तो लोगों के अगेंस्ट स्टेप्स लेने हैं, इनको ही तुमने जुडिशियल पावर भी दे रखी है कुछ सेलेक्टेड केसेस में। वैसे तो जज अलग होते थे, मतलब जुडिशियल सिस्टम अलग होता था और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते थे अलग होते थे, लेकिन फिर भी
जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते थे, मैजिस्ट्रेट्स वगैरह होते थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स, उनके पास जुडिशियल पावर्स भी होती थी इवन दो दे वर ऑन द एग्जीक्यूटिव पोजीशन। तो ये कहते हैं कि ये कंप्लीट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए। फिर सॉल्ट टैक्स अबॉलिश किया जाए, भैया सॉल्ट मैन्युफैक्चर के ऊपर भी इतनी बेसिक सी नेसेसिटी ऑफ लिविंग होती है, सॉल्ट खाने में डलता है, तो तुमने उसके ऊपर भी सॉल्ट लगाया हुआ है। रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, कह रहे तुम्हारे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के चक्कर में इंडियन एग्रीकल्चर बहुत इम्पोवरिश हो रही है, उसे अबॉलिश किया जाए। जो बाकी के टैक्सेस भी हैं उन्हें भी थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाए, कम किया जाए। फिर तुम इन सारे टैक्स रेवेन्यूज का करते क्या हो, तुम्हें किस लिए ये सारे टैक्सेस चाहिए? तुमने अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर किया हुआ है। तुम्हारी लड़ाई किसी की किसी से हो रही है, तुमने जाके इंटरवीन करना है। अब ब्रिटिश सरकार की रशियन सरकार के साथ लड़ाई है, तुमने इंडियन ट्रूप्स को वहाँ पर भेज दिया। अब या तो ब्रिटिश इंडियन सरकार इसका खर्चा झेल ले, या फिर तुम्हें ज़रूरत क्या है इन्हें भेजने की, तो भेजोगे तो तुम हो ही, या तो खर्चा झेलो या फिर थोड़ा सा रैशनलाइजेशन करो, रैशनलाइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। फिर ये जैसे हमने बात की थी कि ये जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर वगैरह भी होता था, सारा ही एक्सपेंडिचर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होता था, ये पब्लिक डेट इन ब्रिटेन से फाइनेंस किया जाता था। उसके इंटरेस्ट वगैरह देने पड़ते थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था उस चीज़ से। कह रहे कि खर्चा थोड़ा सा कम करो, या अपनी इनफैक्ट मिलिट्री एंगेजमेंट्स भी कम करो। ये नहीं कि दुनिया में जहाँ भी लड़ाई है, अब ब्रिटिश सरकार ने देखा जाए, सिंगापुर वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, मलेशिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। कैसे इन्होंने अपना कंट्रोल बनाया सिंगापुर के ऊपर, मलेशिया के ऊपर, इंडियन आर्मी का इस्तेमाल करके। इंडियन आर्मी का क्या क्लेम था, क्या वहाँ से इंडिया को कोई बेनिफिट हो रहा था? नहीं हो रहा था, लेकिन इंडियन आर्मी का इस्तेमाल करके सिंगापुर एंड मलेशिया को कंकर ज़रूर किया गया। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, दुनिया में हर जगह इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया गया जहाँ जहाँ ब्रिटिश आर्मी लड़ी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया गया। मतलब आप इंडियन आर्मी का इस्तेमाल तो कर ही रहे हो, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी है, तुम करोगे भी, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है थोड़ा सा इसे रैशनलाइज कर दो, जायज़ सा कर दो, थोड़ी बहुत पेमेंट भी कर दो। अगर मतलब ब्रिटेन को अगर हमें पेमेंट करनी पड़े तो वो भी करनी चाहिए। फिर कहते हैं इंडियंस के लिए सिविल लिबर्टीज़ होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस वगैरह होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं इंडियंस, उसे सप्रेस नहीं करना चाहिए, तो सिविल लिबर्टीज़ होनी चाहिए इंडियंस के पास। तो ये इनकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ अर्ली कांग्रेस लीडर्स थी। अब किन मेथड्स के ज़रिए कांग्रेस के अर्ली लीडर्स ने अपनी इन डिमांड्स को एड्रेस करवाने की कोशिश की? अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी थ्री पीस की। प्रेयर, प्रेस, पिटीशन। मतलब पहले तो दरख्वास्त कर देते थे ब्रिटिश सरकार को कि हम इस तरह से इंडियंस की ये डिमांड है, इसे एड्रेस किया जाए। फिर प्रेस प्रोपेगेंडा, अपने अखबारों के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू, एडिटोरियल्स के थ्रू वो अपने उस डिमांड के फेवर में पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करते थे, पब्लिक सपोर्ट जनरेट करते थे। एंड इसी चीज़ को मतलब फिर भी अगर नहीं बात बनती है तो पिटीशंस वगैरह भेजते थे। जैसे इल्बर्ट बिल में हमने देखा था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चिट्ठी लिख दी, पिटीशन लिख दी, इतने सारे इंडियंस द्वारा साइन की गई। फिर गवर्नर जनरल को कभी चिट्ठी लिख दी, गवर्नर को चिट्ठी लिख दी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठी लिख दी, कभी ब्रिटिश क्राउन को चिट्ठी लिख दी। इस तरह से पिटीशनिंग वगैरह कर दी भी, हम ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन में इस तरह से डील किया जाए। तो ये सारी जो चीज़ें थी, प्रेयर, प्रेस, पिटीशन, ये ब्रिटिश सरकार को ही एड्रेस करते थे। इससे ये पता चलता है कि दे हैड फुल फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। उन्हें यकीन था कि अगर हम लॉजिकली एंड एविडेंस द्वारा सपोर्टेड अपना पॉइंट ब्रिटिश सरकार के सामने रखेंगे, ब्रिटिश इंडियन सरकार के सामने या ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, तो वो हमारी बात मान लेंगे। अगर हम रैशनली अपना पॉइंट उनके सामने रखेंगे, अगर हम उनके रूल के कुछ डिफेक्ट्स को हाईलाइट कर पाएंगे, उन्हें दिखा पाएंगे कि देखो यार तुम्हारा सिस्टम कितना एक्सप्लॉयटेटिव है, इसे ठीक कर दो, तो वो इतने अच्छे हैं कि वो ठीक कर देंगे, ऐसा मॉडरेट्स मानते थे।
सो दे अडॉप्टेड मॉडरेट मीन्स। इन सारे मेथड्स के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। कुछ भी इलीगल नहीं करते थे वो, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, लीगल दायरे में रह के वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करते थे एंड सरकार को ही रिक्वेस्ट करते थे, भाई तुम्हारे फंक्शनिंग में ये हमें प्रॉब्लम लग रही है, इसे एड्रेस कर दो। तो ये थे मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स। ये सारी गतिविधियाँ ये कन्फाइन करके रखते थे टू दी एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। अब ये एक जनरल सी बात है, आपने हमेशा ही मॉडरेट लीडर्स के कंटेक्स्ट में याद रखनी है, चाहे उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, उनके मेथड्स हों, कि इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ लिमिट करके रखी, कन्फाइन करके रखी टू दी एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। ये कहते थे अब रेस्ट ऑफ द इंडियंस अभी पॉलिटिकली तैयार नहीं है इस तरह की पॉलिटिक्स में एंगेज करने के लिए, पहले उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा। उन्हें मतलब भाषा में भी एटलीस्ट लैंग्वेज भी उन्हें उनकी डेवलप्ड होनी चाहिए इस तरह की पॉलिटिक्स को डील करने के लिए, उनके तौर तरीके भी उस तरह से हमें मोल्ड करने की ज़रूरत है। वंस दे वुड बी एजुकेटेड फिर उन्हें एसोसिएट किया जा सकता है, बट मासेस को इन्वॉल्व करने के फेवर में वो नहीं थे इन द इनिशियल फेज, सो दे कन्फाइंड देयर एक्टिविटीज़ टू द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। अब ये एक स्टेटमेंट है एम.जी. रानडे, वन ऑफ द मॉडरेट लीडर्स, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट जज ऑफ अ हाई कोर्ट, इंडियन जज ऑफ अ हाई कोर्ट भी बनते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के ये जज थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले को लिखते हैं। मतलब उन ज़मानों में एम.जी. रानडे सीनियर लीडर थे, गोखले उन ज़मानों में यंग स्टूडेंट लीडर थे। तो गोखले बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमने यार ये पिटीशंस लिखने का क्या पर्पस है, हम इतनी डिटेल में, इतनी रीजनिंग देके, इतने लोगों के सिग्नेचर करवा के गवर्नर जनरल को पिटीशन लिखते हैं, गवर्नर 2 लाइन्स का रिप्लाई कर देता है रिजेक्टेड। तो फिर हम इतनी मेहनत करते ही क्यों हैं ये पिटीशंस वगैरह लिखने में, ये प्रेस प्रोपेगेंडा हम ये क्यों करते हैं? तो एम.जी. रानडे गोखले को समझाते हैं कि भाई तू टेंशन ना ले, तू पहले इन पिटीशंस का सही पर्पस और ऑब्जेक्टिव समझ। You do not realize our place in the history of our country. These memorials or petitions are nominally addressed to the government. In reality, they are addressed to the people so that they may learn how to think in these matters. समझ रहे हो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब किस फिलॉसफी से काम कर रहे हैं मॉडरेट लीडर्स? मेन पर्पस क्या है इनका, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? टू पॉलिटिकली एजुकेट इंडियंस, टू डेमोक्रेटाइज इंडियंस, टू फॉर्ज अ नेशनल आइडेंटिटी अमंग इंडियंस, ताकि उन्हें अपनी सिचुएशन पता चले, टू एक्सपोज द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल टू द इंडियन पीपल। वो किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा? अखबारों से हो सकता है, स्पीचेस के थ्रू हो सकता है, जर्नल्स के थ्रू हो सकता है। कह रहे पिटीशंस भी उसी तरह का ही एक टूल है हमारे पास। हमने एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्ड सी रीजनड सी पिटीशन गवर्नर जनरल को दे दी, पता ही है गवर्नर जनरल तो रिजेक्ट ही कर देगा क्योंकि है ही सरकार के अगेंस्ट। लेकिन अब ये पिटीशन अखबार में छपेगी, लोगों को पता चलेगा कि हम ये वाले मुद्दे रेस कर रहे हैं, इस तरह से सरकार हमें लूट रही है, इस तरह से सरकार हमें एक्सप्लॉइट कर रही है। तो बेसिकली ये लोगों की पॉलिटिकल एजुकेशन होगी इस चीज़ से। These memorials are only nominally addressed to the government. In reality, they are addressed to the people so that they may learn how to think in these matters. This work must be done for many years without expecting any other result. ये ना सोचो कि तुम्हारी एक चिट्ठी लिखने से गवर्नर जनरल को तुमने चिट्ठी लिख दी और अब सब ठीक हो जाएगा, सरकार रिफॉर्म कर देगी अपने आप। नहीं, this work must be done for many years without expecting any other result because politics of this kind is altogether new in this land. कि इस तरह की पॉलिटिक्स, जिस तरह की पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं, लाना चाहते हैं, ये ऑल टुगेदर न्यू है। लोगों को समझ नहीं है कि ये पॉलिटिक्स किस तरह से काम करती है, मतलब कैसे अपना काम निकलवाना है, करवाना है, प्रेजेंट करना है।
तो हमें काफ़ी साल इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी जब लोगों में ये आइडिया पॉपुलराइज हो जाएगा और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, देन हम थोड़ा सा अग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट कर सकते हैं। तब तक शांति से ये करते रहना है। दिस वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ द मॉडरेट लीडर्स। मतलब ये जस्ट मैंने स्टेटमेंट इसीलिए इंक्लूड की ताकि आप प्रॉपरली ग्रास्प कर पाओ कि किस आइडियोलॉजी से ऑपरेट कर रहे थे, मैथडोलॉजी ऑफ मॉडरेट लीडर्स क्या थी। तो इसके साथ हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली कांग्रेस एंड मेथड्स ऑफ अर्ली कांग्रेस पूरे होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, डिमांड्स एंड मेथड्स ऑफ अर्ली मॉडरेट लीडर्स पूरे होते हैं। लास्ट में अब हम डिस्कस करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स को डिस्कस करने के लिए मैंने सोचा मतलब सही स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि जो उनकी ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स थी उनके साथ एसोसिएट करके देखें कि उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, क्या वो अपने किस हद तक वो अपनी डिमांड्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो जैसे हमने उनकी मेजर ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, टू मेक इंडिया नेशन, टू प्रोवाइड ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, पॉलिटिसाइजिंग इंडियंस, डेमोक्रेटाइजेशन एंड फ्रेमिंग अ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो इनमें जैसे ये वाले थे, टू मेक इंडिया अ नेशन, टू प्रोवाइड एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। टू द एक्सटेंट उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव रखा था कि एजुकेटेड इंडियंस को हम अपने साथ जोड़ेंगे इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड डिफरेंट रीजनल लीडर्स को हम एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो अचीव हुआ ही है। तो गोज विदाउट सेइंग कि दीज टू ऑब्जेक्टिव्स एटलीस्ट दे वर लार्जली अचीव्ड, ऑफ कोर्स विद द लिमिटेशन जो उन्होंने खुद ही इम्पोज की थी कि अब भाई सब लोगों को ये एक साथ नहीं नेशन बना देना है, धीरे धीरे पॉलिटिकली एजुकेट करना है, इंडियंस को, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस को अपने साथ जोड़ना है। तो ये ऑब्जेक्टिव इनका अचीव हुआ। फिर पॉलिटिसाइजिंग इंडियंस, इसमें भी कि उनकी जो पॉलिटिकली एजुकेट करना है वो हमने देखा ही है कि पिटीशंस वगैरह लिखी जा रही हैं, न्यूज़पेपर्स का, प्रेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, अदरवाइज मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। तो पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है इंडियंस को। लाइक डेफिनेटली इवन दिस ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड। टू प्रमोट डेमोक्रेटाइजेशन, अब ये तो कांग्रेस की एक्टिविटीज़ से ही, जैसा मैंने डिस्कस किया कि वो अपनी एग्जाम्पल से ही आइडिया ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पॉपुलराइज करवा रहे थे। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये भी अचीव हुए हैं। ऑफ कोर्स विद द लिमिटेशन कि यार ऐसा नहीं है कि सारे लोग एसोसिएटेड थे, एजुकेटेड क्लासेस ही इन्होंने अपने साथ एसोसिएट करने की कोशिश की है, वही उनका ऑब्जेक्टिव था। फिर अगला अचीवमेंट हम क्या बोल सकते हैं, स्लो स्टेप्स टुवर्ड्स शेयरिंग ऑफ पावर। मॉडरेट लीडर्स की कांस्टेंट डिमांड्स की वजह से ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर बना एंड उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इन रिफॉर्म्स को हम जानते हैं एज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। पहला इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था 1861 में, जब हमने देखा था कि इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब उसमें मेजर रिफॉर्म्स किए जाते हैं 1892 में, इन द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। तो बेसिकली हम इसके प्रोविजंस देखते हैं कि मॉडरेट्स ने क्या अचीव किया। मतलब मोस्ट ऑफ द जो प्रोविजंस हैं आप बोल सकते हो कि दे वर द रिजल्ट ऑफ प्रोपेगेंडा एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ मॉडरेट लीडर्स। मॉडरेट्स ने प्रेशर बनाया, ब्रिटिश सरकार ने कुछ डिमांड्स एड्रेस की। तो ये उनकी अचीवमेंट्स में ही आएगा कि उनकी एफर्ट्स की वजह से इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास होता है। अब इस एक्ट को आप याद रखेंगे, पहले तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में लॉर्ड क्रॉस एक्ट भी बोला जाता है। लॉर्ड क्रॉस उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो उनके नाम पे लॉर्ड क्रॉस एक्ट भी बोला जाता है इसे। अब इस एक्ट की प्रोविजंस को भी हम उनकी डिमांड्स के साथ ही, मॉडरेट्स की डिमांड्स के साथ एसोसिएट करके देखते हैं। पहले मॉडरेट्स ने क्या डिमांड किया, पॉलिटिकल डिमांड्स में हमने पढ़ा था कि भाई इंडिया काउंसिल को अबॉलिश करो। ब्रिटिश सरकार क्या कहती है, भूल जाओ भाई, यही इंडिया काउंसिल तो वो इंस्टीट्यूशन है, वो बॉडी है जिसके थ्रू हमने लंदन में बैठे हुए इंडियन एम्पायर के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया हुआ है। आप बोल रहे हो कि इस काउंसिल को ही अबॉलिश कर दिया जाए, ये तो हम आपकी बात नहीं मान सकते। दिस डिमांड वॉज रिजेक्टेड। फिर ये कहते हैं भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का रिफॉर्म किया जाए। कह रहे ये बात हमें तुम्हारी ठीक लग रही है, हमने खुद से ही बिना तुम्हारे बोले 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का रिफॉर्म किया था, कुछ इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है कि वो इंडियंस
इलेक्टेड नहीं थे या इंडियन ओपिनियन को वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते थे, लेकिन हमने अपनी तरफ से इंडियनाइज कर दिया था। अब तुम बोल रहे हो कि और इंडियनाइजेशन की जाए, तो तुम्हारी बात हमें जायज़ सी लग रही है। हम एक्सपेंशन करते हैं, इंडियनाइजेशन करते हैं। इलेक्शन भी मतलब उस तरह नहीं जैसे हमारे ब्रिटेन में इलेक्शंस होती हैं कि लोग जाते हैं, वोट डालते हैं एंड बंदा एमपी बन जाता है, उस तरह से नहीं, लेकिन एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन सा हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो दिस डिमांड वॉज पार्शियली एक्सेप्टेड। किस तरह से? इनडायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड। कह रहे कि तुम्हारी म्यूनसिपैलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, लोकल बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ये लोग आगे अपने मेंबर्स नॉमिनेट कर देंगे जो प्रोविंशियल काउंसिल्स में बैठेंगे। गवर्नर उनमें से चुन लेगा यार, किसी को प्रोविंशियल काउंसिल में बिठा देगा। फिर प्रोविंशियल काउंसिल में जो बंदे बैठे हुए हैं वो बंदे नॉमिनेट करेंगे इंपीरियल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसमें कौन बैठेगा। तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। ओह क्रॉस नहीं है ये, वैसे तारा बनाया है, ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन कब इंट्रोड्यूस हुई है? 61 में। इनडायरेक्ट इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुई है? 1892 में। डायरेक्ट इलेक्शन अभी अगली बार आएंगे 1909 में। फिर इंडियंस तो ये भी कह रहे थे जी ये जो काउंसिल्स हैं इन्हें एडिशनल पावर्स दी जाएं। दे शुड बी गिवन पावर टू डिस्कस एंड वोट ऑन बजट। कह रहे सारी दुनिया में ऐसे होता है यार, लेजिस्लेचर्स के पास पावर होती है बजट के ऊपर वोट डालने की, बजट को डिस्कस करने की, हमें भी पावर दी जाए। तो इस कंटेक्स्ट में ये कहते हैं कि यार तुम डिस्कस तो कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार अपना बजट काउंसिल के सामने रखेगी, काउंसिल बजट को डिस्कस कर सकती है, लेकिन वोट नहीं करेगी। सरकार भीख नहीं मांगेगी तुमसे पैसों के लिए। ब्रिटिश सरकार है तो कहते कि हमारी लाइक कॉलोनी हो तुम, हम तुमसे रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे कि ये पैसा सैंक्शन कर दो, ये पैसा सैंक्शन कर दो। वोटिंग कोई नहीं होगी, हम बोल देंगे, हम तुम्हें बता देंगे भी इतना पैसा हम डिफेंस पे खर्च रहे हैं, इतना पैसा हम हेल्थ पे खर्च रहे हैं, इतना पैसा हम सिविल एक्सपेंडिचर में खर्च रहे हैं, या ये हमारी लाइक इस तरह से हम पैसा खर्च रहे हैं। वोटिंग कोई नहीं होगी बजट के ऊपर। कब बोल रहे हैं ये? 1892 के काउंसिल्स एक्ट में। फिर लास्ट कहते हैं जी पावर टू लोकल बॉडीज़। तो लोकल बॉडीज़ को थोड़ी सी पावर्स उनकी डेफिनेटली इन्हांस की गई थी। जैसे हमने देखा ही है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के सिस्टम में क्या था कि लोकल बॉडीज़ ही प्रोविंशियल लेवल के मेंबर्स को नॉमिनेट करती थी। तो लोकल बॉडीज़ की पावर तो इंक्रीज हुई है, तो कुछ हद तक इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है। व्हाट अबाउट दिस? इंडियन मेंबर इन दी वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या लगता है आपको, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी इंडियंस बिठा देंगे? कह रहे भूल जाओ, ये इंडिया काउंसिल की एबॉलिशन भी भूल जाओ भाई। इसी की वजह से तो हम आपको लंदन में बैठे हुए रूल कर रहे हैं। और वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की इंडियनाइजेशन भी भूल जाओ। इंडिया में यही तो वो बॉडी है जो इंडिया एम्पायर को रूल कर रही है। इन दोनों को तो हम छेड़ने भी नहीं देंगे। तो दिस वाज आल्सो कम्प्लीटली रिजेक्टेड। ये भी कम्प्लीटली रिजेक्टेड, ये भी कम्प्लीटली रिजेक्टेड। तो ये इस तरह से आप इसकी मेन प्रोविजंस को देख सकते हो। लास्ट में हम बात करेंगे इस चीज़ की। मैं आपको बोल रहा था कि इसके बारे में तो डिटेल डिस्कशन रिक्वायर्ड है कि किस तरह से मॉडरेट लीडर्स ने on the true understanding of the nature of colonialism एक क्रिटिक प्रेजेंट किया, लोगों के सामने ब्रिटिश सरकार की ट्रू नेचर को एक्सपोज किया एंड उन्हें रिफॉर्म्स करने पे मजबूर किया। मतलब उनकी जो मॉरल हेजेमनी बनी हुई थी उसे ब्रेक किया। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आप याद रखेंगे दैट वाज द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। बेसिकली ब्रिटिश सरकार किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो कर रही थी उस चीज़ को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। हमने ऑलरेडी इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं। एक्सप्लॉयटेशन बाय मर्चेंट कैपिटल हमने किया था, 3 फेजेस में हमने किया था किस तरह से एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस हो रही थी। पहले ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू इंडिया की एक्सप्लॉयटेशन हुई, फिर 1813 ऑनवर्ड्स हमने किया था इंडस्ट्रियल कैपिटल के थ्रू इंडिया की एक्सप्लॉयटेशन हुई कि वहाँ से
ब्रिटेन से इंडस्ट्रियल गुड्स इंडिया आते से, इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था, तो सस्ते में रॉ मटेरियल ले जाते थे, फिर अपने सारे ब्रिटिश गुड्स आके यहाँ पर बेच देते थे। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। फिर फाइनेंस कैपिटल से एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी 1850 ऑनवर्ड्स वाले पीरियड में। अब किन चैनल्स के थ्रू किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उस ज़माने में ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा से ही पता था। मॉडरेट लीडर्स ने प्रेजेंट किया है ये इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। भाई तुम तो हमें लूट रहे हो, तुम बोल रहे हो कि तुम हमें सिविलाइज करने के लिए आए हो, तुम हमारे भले के लिए आए हो, तुम हमें मॉडर्न बनाने के लिए आए हो, लेकिन एक्चुअली तो तुम हमें एक्सप्लॉयट कर रहे हो। मॉडरेट लीडर्स ने ये चीज़ एक्सपोज की है। तो इस इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म का पर्पस क्या था? मतलब टू ब्रेक दी मॉरल हेजेमनी ऑफ द ब्रिटिश राज। वो क्या था मॉरल क्लेम ब्रिटिश राज का? भाई अंपायर तो इंडिया एंड इंडियंस दोनों के लिए बेनिफिशियल है, तो तुम रेजिस्ट ना करो हमारे एम्पायर को। हम तो अपने बेनिफिट के लिए नहीं, तुम्हारे बेनिफिट के लिए इंडिया आए हुए हैं। वाइट मैन का तो एक बर्डन है टू सिविलाइज द बैकवर्ड पीपल्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो हम तो बैकवर्ड रेसिस को मॉडर्नाइज करने के लिए इतनी दूर बैठे हैं घर से। किसका दिल करता है अपने घर से दूर बैठे? देखो हम तुम्हारे बेनिफिट के लिए इतनी दूर आए हुए हैं। तो मॉडर्न लीडर्स कहते हैं रहने दो, पता है हमें तुम्हारे असली पर्पसेस क्या हैं, ये तो सब तुम गप्पे मार रहे हो, सिर्फ मतलब एक तुमने बाहरी अपने आप को एक अच्छी पैकेजिंग दी हुई है, असल में तो तुम हमें एक्सप्लॉयट कर रहे हो। तो इसमें 3 पर्सनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट है, 3 मॉडरेट लीडर्स इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने ये इकोनॉमिक क्रिटिक प्रेजेंट किया है। दादा भाई नौरोजी, जस्टिस MG रानडे एंड RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त। दादा भाई नौरोजी की फेमस बुक है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कह रहे हैं यार ब्रिटिश लोग वैसे तो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ब्रिटेन जाके सेटल होके आया हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है, वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी लोगों की नीड्स के बहुत रिस्पॉन्सिव है, एंड मतलब अदरवाइज भी उनका एजुकेशन सिस्टम भी ठीक है। लेकिन इंडिया में एक ऐसा अन ब्रिटिश सा रूल इन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है। तुम एक काम करो, तुम जैसा सिस्टम ब्रिटेन में है बस वैसा सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दो, हम बहुत खुश हैं। हमें प्रॉब्लम ही इस बात से है कि तुमने इंडिया में अन ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश किए हुए, तो लाइक तुम्हारे जैसा रूल ही नहीं है, जैसा सिस्टम ब्रिटेन में एग्जिस्ट करता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में। रादर तुम्हारे सिस्टम की वजह से ही तो इंडिया में पॉवर्टी फैली हुई है। तुम सारा इंडिया का पैसा ब्रिटेन लेके जा रहे हो, इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हो। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी देते हैं कि इंडिया से तुम सारी ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हो, हैंस इट इज लीडिंग टू इंडियन पॉवर्टी। तो इन्होंने इंडियन पॉवर्टी को लिंक किया विद द ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी दादा भाई नौरोजी की। दूसरे थे लाइक बस इनके आप ये नाम याद रखना है, जस्टिस MG रानडे एंड RC दत्त। MG रानडे के हैं एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स एंड RC दत्त की फेमस है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इसमें मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं? कहते हैं कि व्हाट इज़ दी, मतलब वो किस तरह से एनालाइज करते हैं। कहते हैं देखते हैं कि यार ब्रिटिश का रियल पर्पस क्या है। बोल तो ये यही रहे हैं कि हमारे बेनिफिट के लिए आए हैं, बट व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि जैसे वही बात है, किसका दिल करता है घर से इतना दूर हो, तो ये क्यों रह रहे हैं, इनका रियल पर्पस क्या है। द रियल पर्पस इज, मतलब ये जवाब पे पहुँचते हैं, रियल पर्पस इज इकोनॉमिक। सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द होम कंट्री। इसे हम बोलते हैं क्लासिकल कॉलोनियल रिलेशन, कि एक रीजन एक्सप्लॉयट किया जा रहा है दूसरे रीजन के बेनिफिट के लिए। कॉलोनियल रिलेशंस, एक की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, दूसरे का फायदा हो रहा है। टू वे नहीं है कि कुछ तुम दे रहे हो, गिव एंड टेक नहीं है, बस एक एक्सप्लॉयट हुए जा रहा है, दूसरे का बेनिफिट हुए जा रहा है। तो रियल पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द होम कंट्री। अब जैसे वही मैंने बोला कि इट रिप्रेजेंट्स द कॉलोनियल नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडिया एग्रेरियन प्रोडक्ट सप्लाई करता है, तुम उन्हें इंडस्ट्रियलाइज करके इंडिया में बेचना स्टार्ट कर देते हो, फिर
तुम अपने लाइक एक्स्ट्रा जो कैपिटल होती है तुम्हारे पास उसे इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हो ताकि तुम्हें रिटर्न्स आएँ, एंड वो रिटर्न्स भी ब्रिटिश इंडियन सरकार तुम्हें गारंटी कर देती है कि ब्रिटिश इंडियन सरकार जेब से तुम्हें प्रॉफिट्स दे रही है। ये कैसा सिस्टम है? तो कॉलोनियल नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। यही कॉलोनियल नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये कहते हैं कि दिस वाज द मेन ऑब्स्टेकल इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस वॉज द मेन ऑब्स्टेकल इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहे कि जो तुम वेल्थ इंडिया से ड्रेन करके लंदन ले जाते हो, यही वेल्थ अगर इंडिया में रहे तो यही वेल्थ को इंडिया में इन्वेस्ट किया जा सकता है, इंडियंस के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बट क्योंकि ये जो सरप्लस है तुम सारा लंदन ले गए हो, उसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी आ रही है। इट इज़ लीडिंग टू पॉवर्टी एंड इम्पोवरिशमेंट ऑफ इंडियंस। तो ये चीज़ मॉडरेट लीडर्स ने एक्सपोज की। तो ये इनका लाइक मेन कंट्रीब्यूशन था मॉडरेट लीडर्स का। फिर फर्दर मतलब दादा भाई नेहरू जी कहते हैं कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन भी है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ने आगे से काउंटर किया कि यार किस तरह की एक्सप्लॉयटेशन, हमने कौन सा लाइक हम लूटते थोड़ी हैं, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। कोई लूट नहीं हो रही, कोई प्लंडर नहीं हो रही। तुम्हारी हिस्ट्री में देखो कि इतने सारे इन्वेडर्स आए हैं, वो सारा का सारा खजाना ही उठा के ले जाते थे, हम क्या लेके गए हैं तुमसे। कह रहे हैं कि अब दादा भाई नेहरू जी आगे से जवाब देते हैं अपनी बुक में, कह रहे कि ये नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन डायरेक्ट नहीं है, कोई ऐसा लूट एंड प्लंडर नहीं हो रही है जैसे नादिर शाह आया और लाइक सब कुछ लूट के ले गया, अहमद शाह अब्दाली आया लूट के ले गया। कह रहे उस तरह की लूट एंड प्लंडर नहीं चल रही, मानता हूँ मैं, लेकिन एक बहुत ही सटल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन चल रही है। तुमने सिस्टम इस तरह से एस्टेब्लिश किया है कि हम लुटते जा रहे हैं बिट बाय बिट, हम लुटते जा रहे हैं, हम गरीब होते जा रहे हैं एंड सब कुछ पीसफुली ये हो रहा है। हमें दिस सिस्टम ही इस तरह से ऑपरेट कर रहा है कि तुम सस्ते में हमसे कुछ खरीद लेते हो। लेट्स से इंडिगो, हमारे किसान इंडिगो ग्रो कर रहे हैं, तुमने सिस्टम ही इस तरह का इस्टेब्लिश किया हुआ है, मार्केट ही इस तरह की डिस्टॉर्टेड है कि तुम्हारे एजेंट से इंडिगो खरीदते हैं और वो एजेंट्स हमारे किसानों को बहुत कम प्राइस देते हैं। वो बेचारा 6 महीने मेहनत करता है, मिलता क्या है उसे, पीनट्स। तो तुम्हारा सिस्टम ही इस तरह से ऑपरेट कर रहा है कि हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। कोई वायलेंस नहीं है, कोई लूट नहीं है, कोई डायरेक्ट प्लंडर नहीं है, फिर भी हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम दैट इज ऑपरेटिंग इन इंडिया। इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। बट सटल एंड इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। अब इसमें जैसे दादा भाई नेहरू जी की ही ये स्टेटमेंट है, अंडर द ब्रिटिश एन इंडियन इज एट पीस, शांति तो बहुत है, एन इंडियन इज एट पीस, देयर इज नो वायलेंस। एज सच उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश कर दिया, कोई डायरेक्ट वायलेंस नहीं हो रहा है। इंडियन इज एट पीस, देयर इज नो वायलेंस, येट हिज सब्सटेंस इज ड्रेन्ड अवे अनसीन पीसेबली and in a very subtle manner. He starves in peace. भूखे मतलब he like gets starved in peace, मतलब भूखे रहता है पीस में, and peaceably perishes in peace. मतलब बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि सब कुछ शांति से हो रहा है, शांति से वो बर्बाद हो जाता है, शांति से वो भूखा रहता है। वो किसी को मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि वो किसी को ब्लेम कर सकता है कि वो बंदा आया और मुझे मेरा सामान लूट के चला गया, ऐसा नहीं है। पीसफुली ही स्टार्व्स इन पीस, ही पीसेबली पेरिशेस इन पीस विद लॉ एंड ऑर्डर। यार ये तुम्हारा सिस्टम है। तो इस तरह से दादा भाई नेहरू जी इस चीज़ को अपोज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं वो रेलवेज़ का। ये रेलवेज़ का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही लिया हुआ है कि रेलवेज़ इंडिया में किस तरह से डेवलप हुई हैं। ऐसा तो है नहीं है कि लाइक इंडियंस ने ये चीज़ डेवलप की है, ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट से डेवलप हुई हैं। तो डेवलप्ड बाय प्राइवेट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन ब्रिटेन, जैसा कि हमने पहले भी स्टडी ये किया था। एंड इन प्राइवेट कंपनीज को बोला गया कि भाई तुम्हारे प्रॉफिट्स ब्रिटिश इंडियन सरकार गारंटी करती है। Profits were guaranteed by British Indian government। भाई सरकार अपनी जेब से ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को बोल रही है आओ इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करो, खूब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करो, जहाँ ज़रूरत नहीं भी है वहाँ भी खर्चा करो, क्योंकि प्रॉफिट तो हम तुम्हें जेब से दे ही देंगे। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो क्या है, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं है तो क्या है। फिर कहते हैं कि मोर ओवर रेलवेज़ की वजह से इंडिया में कोई ऑक्सिलरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं हुई। तुम कहते हो कि इंडिया में रेलवेज तुमने इंट्रोड्यूस की,
क्या रेलवे इंजन इंडिया में बन रहा है? क्या आयरन एंड स्टील जो इस्तेमाल हो रही है वो इंडिया में बन रही है? क्या रेल की पटरियाँ इंडिया में बन रही हैं? क्या ब्रिजेस इंडिया में बन रहे हैं? क्या बोगीज इंडिया में बन रहे हैं? कुछ भी नहीं इंडिया में बन रहा, सब कुछ तो ब्रिटेन में बन रहा है। बल्कि इंडिया ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एड कर रहा है। तुम्हारी रेलवे इंडस्ट्री इसलिए चल रही है क्योंकि इंडिया में उसका इस्तेमाल हो रहा है तुम्हारी पॉलिसीज़ की वजह से। तो ये कह रहे हैं कि मतलब इंडिया क्या तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। तुम ये ना बोलो कि इससे बहुत बेनिफिट हो गया इंडिया का। नो ऑक्सिलरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, रादर एवरीथिंग वाज इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। सो रादर इट प्रमोटेड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड नॉट द इंडियन। फिर कोल माइनिंग का कहते एग्जाम्पल ले लो कि तुम कह रहे हो कि जी तुमने लाइक हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, कोल माइनिंग सेक्टर में रेवोल्यूशन आई थी, हमने तुम्हारे भी कोल माइनिंग इंट्रोड्यूस कर दी। बिल्कुल कर दी जी, लेकिन किन एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में? जो माइनर्स होते थे, कोल माइनिंग इंडस्ट्री में वर्कर्स होते थे, कितनी एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में वो काम करते थे, उसका तो तुम कोई अकाउंट नहीं दे रहे हो। फिर दूसरी बात, चलो जो कोल माइन हो गया, क्या उसका इस्तेमाल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो रहा है? बिल्कुल नहीं। वो सारा का सारा कोल तुम एक्सपोर्ट कर देते हो ब्रिटेन। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का फ़ायदा हो रहा है हमारे कोल से, हमारा थोड़ी फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह कहते हैं टी एंड जूट इंडस्ट्री इन इंडिया, तो वो कहते हैं कि यार तुम्हें दिख नहीं रहा कि इतनी सारी प्लांटेशंस हमने ग्रो की हैं, टी इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्री हमने ग्रो की है। कह रहे बिल्कुल ठीक है, प्लांटेशंस हैं, लेकिन ये जो टी इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, किसके द्वारा ओन्ड है? ब्रिटिश कैपिटल द्वारा ओन्ड है। तुम्हारा सिस्टम इस तरह से है कि तुम इंडियन कैपिटल को डिस्क्रिमिनेट करते हो। ब्रिटिश कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है ये फाइनेंस हाउसेस में, जिन्होंने ये टी इंडस्ट्री लगाई हुई है, जूट इंडस्ट्री लगाई हुई है। इसका बेनिफिट कहाँ जा रहा है? इसके प्रॉफिट्स कहाँ जा रहे हैं? सारे के सारे ब्रिटेन जा रहे हैं। तो इंडिया से तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है इन तरीकों से। ओन्ड बाय ब्रिटिश फाइनेंस हाउसेस, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड ऑल ओवर इंडिया, लेकिन प्रॉफिट किसको जा रहे हैं? इंडिया में ग्रो की गई टी एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन प्रॉफिट जा रहे हैं ब्रिटेन को, क्योंकि कंपनी तो ब्रिटेन में इनकॉर्पोरेटेड है। तो इन सब तरीकों से कह रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। दिस सटल एंड इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन, इट वाज एक्चुअली लीडिंग टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये मेन पोस्टुलेट था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी गिवन बाय द मॉडरेट लीडर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है दादा भाई नेहरू का, देन ऑफ कोर्स आरसी दत्त एंड एमजी रानडे। लेकिन लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ओवर हेयर इज दादा भाई नेहरू जी, जिन्होंने ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है। किस तरह से, व्हाट वर द वेरियस चैनल्स ऑफ ड्रेन, किन तरीकों से ड्रेन हो रहा था, जस्ट एक समरी फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। डिस्कशन तो हमने कर ही लिया है। प्रॉफिट्स ऑफ द फेवर्ड ब्रिटिश कंपनीज रिपेट्रिएटेड टू ब्रिटेन, जो प्रॉफिट्स जाते थे ब्रिटेन। सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ सच कंपनी, सबकी सैलरियाँ जा रही हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं। सैलरीज, पेंशंस एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्किंग इन इंडिया, उन सबकी सैलरी भी इंडियन खर्चों से जाती थी। यूज ऑफ इंडियन आर्मी फॉर ब्रिटिश ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, डिटेल में डिस्कशन की हमने इसके बारे में। लास्ट, होम चार्जेस। होम चार्जेस क्या थे? जो इंडिया ऑफिस को चलाने के जो खर्चे थे, इंडिया ऑफिस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का खर्चा है, इंडिया काउंसिल के मेंबर्स का खर्चा है, वहाँ का रेंट, वहाँ के लाइक ऑफिस एक्सपेंडिचर, सब कुछ, बिजली पानी, जो भी लाइक इतने सारे एक्सपेंडिचर हैं, इंडियन एम्पायर को चलाने के लिए लंदन में जो खर्चा हो रहा है, होम चार्जेस में आ गया। इन सारे तरीकों से मॉडरेट लीडर्स कहते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है इंडिया से। तो दीज वर द मेन चैनल्स ऑफ, मेन ड्रेन्स ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म था। नेगेटिव रिजल्ट ऑफ ड्रेन वही था कि उससे क्या है कि इंडिया में वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं हो रही थी, इंडिया में कैपिटल अक्यूमुलेट नहीं हो रहा था। जितना भी सरप्लस था इंडिया का, वो सारा का सारा ब्रिटेन जा रहा था। यही सरप्लस अगर इंडिया में रहा होता तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एड करता, वो ना हो पाया। अब उससे इंडिया की पॉवर्टी हो रही है। सरप्लस मनी फ्रॉम इंडिया टेकन टू ब्रिटेन, इसकी वजह से इंडिया में कोई कैपिटल अक्यूमुलेट नहीं हो रहा है।
उसका आगे इफेक्ट क्या है कि अगर सरप्लस कैपिटल नहीं होगा तो इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगी। भाई किसी के पास 4 पैसे होंगे, वही वो 4 पैसे इन्वेस्ट करके कोई अपना काम स्टार्ट करेगा ना। जब सरप्लस ही सारा तुम लेगे, तुम्हारी पॉलिसीज ही इस तरह से है कि इंडिया का सारा सरप्लस ब्रिटेन जा रहा है, तो किसी के पास सरप्लस बचेगा ही नहीं। वो इन्वेस्ट क्या करेगा? इन्वेस्ट क्या करेगा तो इंडियन इंडस्ट्रीज कैसे इस्टेब्लिश होंगी? नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इट लेड टू इम्पोवरिशमेंट ऑफ द कंट्री। इस तरह से इन्होंने क्या किया, इंडियन पॉवर्टी को ब्रिटिश पॉलिसीज़ के साथ लिंक कर दिया। इंडियन पॉवर्टी को ब्रिटिश पॉलिसीज़ के साथ लिंक कर दिया। एंड वो जो उनकी मॉरल हेजेमनी थी कि भाई हम तो इंडिया के बेनिफिट के लिए यहाँ आए हुए हैं, उस हेजेमनी को चैलेंज किया। भाई हमारे बेनिफिट के लिए कहाँ आए हो? हमारे नुकसान के लिए तुम बैठे हुए हो, तुम तो हमें लूट रहे हो। दे अंडरमाइंड द मॉरल फाउंडेशंस ऑफ द राज। किस तरह से? बाय लिंकिंग इंडियन पॉवर्टी विद द कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया बाय ब्रिटेन। कह रहे कि इन्होंने इंडियन पॉवर्टी को कॉलोनियल नेचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज के साथ लिंक किया एंड इसी लिंक से उन्होंने मॉरल हेजेमनी को चैलेंज किया। दे जनरेटेड एंगर अमंग द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी। अब लेकिन यहाँ पर ही इनकी एक लिमिटेशन भी आ जाती है। इन्होंने एंगर तो जनरेट किया लोगों में, मतलब इन्होंने जब ये इस तरह की बातें प्रीच की, ऑफ कोर्स गुस्सा चढ़ता है लोगों को, लाइक दे जनरेटेड एंगर अमंग द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट ये इस एंगर को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अगला इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनता था कि इसी एंगर का, अब लोगों में जो आक्रोश पैदा हुआ है उसका फ़ायदा उठाया जाए, नेशनल मूवमेंट को थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए और लोगों को अपने साथ इस नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में एसोसिएट किया जाए, चाहे वो एजुकेटेड हैं चाहे वो अनएजुकेटेड हैं। ये स्टेप लेने को मॉडरेट लीडर्स तैयार नहीं थे। बिकॉज ऑफ देयर वीकनेसेस दे कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन दिस पॉपुलर एंगर एंड एक्सपैंड द बेस ऑफ नेशनलिज्म। ये काम करते हैं जो अगले सेट ऑफ लीडर्स आते हैं जिन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस आएगा, एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस। वो लीडर्स आके बोलेंगे भाई अब लोगों में बहुत आक्रोश पैदा कर दिया हमने, अब हम उस आक्रोश का फ़ायदा भी तो उठाएं, अब हम और लोगों को अपने साथ एसोसिएट भी तो करें एंड ब्रिटिश को अग्रेसिवली अपोज करें। मॉडरेट्स कहते हैं नहीं नहीं नहीं। तो इसकी वजह से डिफरेंसेस जनरेट होते हैं जिनके बारे में लाइक हम एक्सट्रीमिस्ट वाली क्लास में स्टडी करेंगे। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। लास्ट में लाइक देयर इज दिस स्टेटमेंट फ्रॉम बिपिन चंद्रा, उनकी जो बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि आप स्टडी करें, अगर मतलब टाइम है आपके पास तो आपको ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। वहाँ से मैंने एक स्टेटमेंट ली है, बिपिन चंद्रा सर का ये एनालिसिस है। द अर्ली नेशनलिस्ट were laying strong and enduring foundations for the national movement to grow upon। जैसे हम क्रिटिसाइज करते ना कि क्या फ़ायदा, फिर इन्होंने लाइक कुछ ऐसे जैसे चमकता हुआ सा या कुछ ऐसा सच ग्लेरिंग सा तो किया नहीं। कह रहे बहुत इंपॉर्टेंट है इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने फाउंडेशन रखी है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की। अर्ली नेशनलिस्ट वर लेइंग स्ट्रॉन्ग एंड एंड्योरिंग फाउंडेशंस फॉर द नेशनल मूवमेंट टू ग्रो अपॉन। They did not base their nationalism in abstract sentiments or appeals to the past। ऐसे उन्होंने abstract ideas में, ऐसे नहीं कि एक glorious past को हम दोबारा जनरेट करना चाहते हैं, ऐसे नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने एक brilliant scientific analysis प्रेजेंट किया, भाई तुम्हारी पॉलिसीज़ की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, इसलिए तुम या तो बदलो या फिर लाइक कुछ और किया जाएगा, तुम्हें बाहर भगाया जाएगा। Rather, they rooted their nationalism in a brilliant scientific analysis of the complex economic mechanism of the modern colonialism and of the contradiction between interests of Indian people and the British rule। कि एक बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश सरकार। ये जब तक ये कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, यार हमारे इंटरेस्ट कुछ और हैं, तुम्हारे इंटरेस्ट कुछ और हैं, या तो तुम अपना फ़ायदा करोगे या हमारा फ़ायदा करोगे, इस चीज़ को रिकंसाइल किया ही नहीं जा सकता। ये मॉडरेट लीडर्स ने अपने लाइक एनालिसिस से प्रेजेंट किया।
जिसके ऊपर आने वाले जो लीडर्स हैं, आगे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, आगे गांधीयन फेज आएगा, वो इस चीज़ के ऊपर बिल्ड ऑन करते हैं एंड हमारी नेशनल मूवमेंट को एक्सपैंड करते हैं। दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट लीडर्स। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है, जो हमने आज का टॉपिक डिस्कस करना था, स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ ऑफ कांग्रेस एंड द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया स्टार्ट करेंगे। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू पीपल, यू वुड हैव एंजॉयड दिस सेशन। रिवाइज करते रहना है अपना, जो भी आपके नोट्स दिए जा रहे हैं साथ में बुक, अगर आप NCERTs एंड बिपिन चंद्र पढ़ रहे हो, जो भी वॉट एवर द केस में भी, एटलीस्ट एक चीज़ तो इन दोनों में से आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। UPSC की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या तो NCERTs पढ़ो ही पढ़ो या बिपिन चंद्र वाली बुक पढ़ो ही पढ़ो। ये नहीं कि बस प्रवचन सुन लिया कहानी ख़त्म होगी। प्रवचन का अपना रोल है, बट लाइक रीडिंग हैज़ इट्स ओन स्वीट रोल। इससे आपका एक्सप्रेशन इम्प्रूव होता है, यू आर एबल टू राइट योर आंसर्स बेटर। तो आपको डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल एज फार एज टुडेज क्लास इज कंसर्न। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।